आज हम लोग समकालीन कविता और विमर्श पर कुछ चर्चा करेंगे। जब हम समकालीनता पर बात करते हैं तो यह थोड़ा विवाद का विषय बन जाता है कि समकालीनता से आशय क्या है। समकालीनता को परिभाषित दायरा बनाना कुछ मुश्किल सा है। कुछ लोग इसे सन 70 के बाद से स्थापित मानते हैं और कुछ का मानना है कि सन 80 के बाद से समकालीन समय कहा जा सकता है। आज के समय को समकालीनता से जोड़ना तो कुछ वर्ष पीछे भी जाना पड़ेगा और वर्तमान समय को मिलाकर समकालीनता का इसे आशय होगा। यह वह समय है जब जन आंदोलन चल रहे थे। कांग्रेस के समय से जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनका प्रभाव सीधे जनता पर पड़ा। यही वह समय है जब एक जन चेतना का प्रारंभ होता है। यही वह समय है जब हम अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होने से हमें अस्तित्व बोध जागता है। हम अपने अस्तित्व को लेकर और अस्मिता को लेकर सचेत होते हैं। जागरूकता पढ़े लिखे तबकों में आती है और उन्हीं में से कुछ लोग लेखन के क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ घटित होता है साहित्य उससे सीधे प्रभावित होता है। साहित्य में वह सब कुछ दिखाई देता है जो समाज में घट रहा होता है। तो यह जो जागरूकता थी हमारे भीतर आई, उसका सीधा प्रभाव साहित्य में दिखाई देने लगा। अब विमर्शों की बात जब हम करते हैं, विमर्शों का तात्पर्य है चर्चा करना। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज तक कभी बात नहीं हुई, उन मुद्दों को जिन पर कम बात हुई है या जो पिछड़े हुए हैं, जिनके बारे में जागरूकता नहीं है, उन मुद्दों पर चर्चा करना, उन पर बातचीत करना और बातचीत के स्तर को इतना आगे ले आना कि उसे मुख्य धारा में लाया जा सके। मुख्य धारा में लाना ही विमर्श कहलाता है। जब विमर्शों का दौर चला तो सबसे पहले उसमें रेखांकित किया गया स्त्री विमर्श को। स्त्री विमर्श का प्रारंभ अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तब तो हमें 15वीं शताब्दी तक जाना होगा, जहाँ से मीराबाई आती हैं, अंडाल आती हैं। लेकिन हमें बात करनी है समकालीनता की। समकालीन संदर्भों में स्त्री विमर्श की बात की जाए तो इसका प्रारंभ, जैसा कि सर्वविदित है, स्त्री विमर्श का प्रारंभ फ्रांसीसी क्रांति से होता है। फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें एक नारा दिया गया, समता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व का। उस नारे का प्रभाव काफ़ी दूर तक पड़ा। विस्तृत फलक में फैल जाने वाले इन 3 सूत्रों से हमारे भीतर जो अस्मिता बोध की भावना जागी, जो जागरूकता आई कि स्त्री भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कर सकती है। अब वह एक घर की वस्तु नहीं रह गई, बल्कि देहरी के भीतर की दुनिया में भी उसका अपना एक अस्तित्व है। जब यह परिभाषा भारतीय संदर्भों में आई तो एक भूचाल सा आ गया। वह भूचाल न केवल सामाजिक स्तर पे दिखाई दिया गया बल्कि साहित्यिक स्तर पे भी बड़े पैमाने पर फैलता चला गया। तत्काल नवलेखन में भी यह दिखाई दिया। कविता की हम बात करें तो कविता में यद्यपि स्त्री को लेकर बात हमेशा से होती रही, स्त्री एक प्रमुख वस्तु के रूप में रेखांकित की गई। यह सर्वविदित है, आदिकाल हो, भक्तिकाल हो या रीतिकाल हो, बल्कि आधुनिक काल में भी आते आते स्त्री को वस्तु के रूप में चित्रित किया गया है। वह शरीर है, वह सौंदर्य है, वह श्रृंगार है। किंतु जब प्रसाद ने उसे दया, माया, ममता के सूक्ष्म गुणों से रेखांकित किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रसाद के द्वारा इस रेखांकन किए जाने के बाद जब समकालीन कविता में स्त्री का चित्रण हुआ तो शरीर था यहाँ भी। जैसे पवनकरण या कात्यायनी की कविता, पवनकरण और नामिका एक कविता है स्तन कैंसर, तो ऐसा नहीं स्त्री शरीर पर बात नहीं की गई, स्त्री के शरीर पर बात की गई, लेकिन उसको स्तन की बात की गई पर उसे कैंसर से जोड़ दिया गया। यह हैरानी की बात है कि हम शरीर देख रहे हैं लेकिन अब वह शरीर, वह मांसलता हमारे भोग के लिए नहीं है बल्कि उसको अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए है। इसी में नाम आता है अनामिका का, कात्यायनी का,
पवनकरण का, ऐसे अनेकों कवि हैं जिन्होंने स्त्री को अपनी कविता का स्वर बनाया। और उसमें ना केवल हुई स्त्री नहीं है जो अपने केस संवार रही है या जो रोती बिलखती आंचल में अपने दुखों को छुपाए हुए है, या वह इन कविताओं में, समकालीन कविताओं में जिस स्त्री का चित्रण किया गया वह अब घर के बाहर तो आ ही चुकी है, साथ ही साथ वह अपने दायित्वों को निभाते हुए भी, यह नहीं है कि वह अपने दायित्वों से पीछे भाग रही है, वह देहरी के भीतर के काम नहीं करना चाहती। उसमें अंजू शर्मा की एक बहुत सुंदर कविता है, 40 साला औरतें। 40 साल के बाद औरतों की क्या स्थिति होती है कि ऐसा नहीं है कि उनकी आकांक्षाएं मर जाती हैं, इच्छाएं आकांक्षाएं कभी नहीं मरती, यह अलग बात है, वो दबी रहती हैं। तो ये जो समकालीन कविता है इसमें स्त्री के इन बातों को मुखरता से रेखांकित किया गया जो अब तक दबी हुई थी। यह विमर्श स्त्री को प्रश्न करने के लिए आगे लाता है। अब तक तो साहित्य में स्त्री उत्तर देती थी, वह अपने पिता के उत्तर देती थी, प्रश्नों के उत्तर देती थी, पति के प्रश्नों के उत्तर देती थी, पुत्र के प्रश्नों के उत्तर देती थी, लेकिन अब वह प्रश्न करने के लिए उठ खड़ी हुई है। तो यह जो कविताएं हैं इनका मुख्य स्वर यही है, स्त्री होकर सवाल करती है। हाँ, ये कविताएं ये प्रश्न उठाती हैं कि हाँ, हम स्त्री हैं और हमें भी सवाल पूछने का अधिकार है। इसी के साथ दलित विमर्श की अगर हम बात करते हैं तो यह 80 के बाद का समय है, जब दलित विमर्श अपने प्रारंभ हो गया था अम्बेडकरवादी दर्शन के बाद ही। अम्बेडकर ने का जो दर्शन है उससे साहित्यकारों को बहुत बल मिला और अम्बेडकर से होते हुए यह दर्शन साहित्य में आया। कविताओं की बात की जाए, दलित विमर्श का प्रारंभ यदि 80 के दशक से माना जाता है, लेकिन इसका मूल कहीं ना कहीं प्रश्न आज भी वही है। जब हीरा डोम ने कविता लिखी थी अछूत की शिकायत, तो वह अछूत उसमें जो शिकायत कर रहा है उसमें एक उसकी मुख्य जो बात है, हीरा डोम एक स्थान पर कहते हैं कि मेरी बात तो भगवान भी नहीं सुन रहा है, ईश्वर भी नहीं सुन रहा है। वह कौन सा ईश्वर है, वह कौन सी सत्ता है जिसने हीरा डोम की बात नहीं सुनी? वह गोरी सत्ता है या काली सत्ता है, वह अंग्रेज है या स्वयं साक्षात प्रभु है? और हैरानी की बात यह है या एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी वह सत्ता आज भी कायम है, क्योंकि दलित कविता का प्रश्न आज भी वहीं का वहीं है कि उनकी शिकायत कोई सत्ता नहीं सुन रही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कविताएं चीख चीख के कर कहती हैं। मलखान सिंह ने सुनो ब्राह्मण संग्रह में बहुत अच्छे प्रकार से यह बात कही है कि जो वर्चस्ववादी सत्ताएं हैं वह कभी भी निम्न वर्ग को मुख्य धारा में आने नहीं देती। यही पीड़ा जयप्रकाश लीलवान की है, कमल भारती हैं, अनीता भारती हैं, दलित साहित्यकारों की पूरी लंबी श्रृंखला है। सुशीला टागभौरे की कविताएं हैं, न केवल दलित की बात करती हैं, जो दलित स्त्री के भी प्रश्न इसमें उठाए गए हैं। दलित कविता उन लोगों को आवाज़ देती है जो समाज में पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले हुए हैं, जिनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। आज ये कविताएं हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न उठाती हैं कि किन कारणों से वैदिक संस्कृति से चली आ रही एक परंपरा को हम निभा रहे हैं। आज ये जो दलित विमर्श सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, मानवता का प्रश्न खड़ा करता है। मानवता क्या है? कबीर की मानवता क्या थी जिसे हम आज भी समाज में स्थापित नहीं कर सके? जब कबीर कहते हैं कि एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जाति ते सब उपजाने को बामन को सूदा, यह बात 14वीं शताब्दी में कही गई थी। तब से लेकर 21वीं शताब्दी तक क्या इन प्रश्नों का उत्तर मिल पाया है? नहीं मिल सका। इन्हीं कबीर के दर्शन का बढ़ाव दलित विमर्श में दिखाई देता है। दलित विमर्श में जो कविताएं लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, बराबर जिन पर बात हो रही है, उनका मुख्य स्वर यही है कि उन्हें उनके अधिकार कब मिलेंगे। यशपाल ने का एक उपन्यास है दिव्या, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जन्म का अपराध यदि अपराध है तो इसका मार्जन किस प्रकार संभव है। यह बात किस तरह समाज को समझाई जाए कि जन्म किसी के हाथ में नहीं होता और जन्म लेना अपराध भी नहीं है। तो
फिर क्यों उनको जन्म लेने के लिए दंडित किया जा रहा है? अब 21वीं सदी में जब हम अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक वर्ग है जिसके भीतर अभी भी जाति का दंभ दिखाई देता है। दलित साहित्य इसका तीव्र प्रतिकार करता है। उनका कहना है कि यह दंभ रहते हुए समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती। इस कारण अब कहीं कहीं तो इनकी शैली बहुत ही ज़्यादा आक्रामक दिखाई देती है। और मज़े की बात यह है कि साहित्य को जाति वर्ग की दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ पर अपशब्दों को स्थान नहीं दिया जाता, उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लेकिन दलित साहित्य की जो कविताएं हैं अपशब्दों से भरी हुई हैं। वह भारतीय संस्कृति को कुत्त संस्कृति कहती हैं, रखैल संस्कृति कहती हैं, सुअर संस्कृति कहती हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि उन्हें वह संस्कृति ग्राह्य नहीं है जिस संस्कृति में मनुष्य को जानवर बनने के लिए बाध्य कर दिया जाए, मैला उठाने के लिए बाध्य कर दिया जाए और उन्हें मनुष्य ना समझा जाए। तो पूरा दलित साहित्य, इसके साथ ही समकालीन दलित कविताएं भी इसका तीव्र प्रतिकार करती हैं। जयप्रकाश लीलवान के संग्रह में संकलित कविताएं बहुत ही आक्रामक हैं। उससे भी आगे बढ़कर सुनो ब्राह्मण जो मलखान सिंह का कविता संग्रह है, उसमें उन्होंने बहुत ही आक्रामक शैली का परिचय देते हुए बहुत ही कठोर शब्दों में अपनी बात रखी है। अब विमर्शों की बात चल रही है, तो जैसे स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की बात हुई, उसी प्रकार तीसरा विमर्श जो इस समय प्रमुखता से हमारे सामने आता है वह है आदिवासी विमर्श। यद्यपि ये विमर्श बहुत पुराना नहीं है, कह सकते हैं ये 2007-5-6 के आसपास इसका प्रारंभ हुआ। आदिवासी विमर्श का प्रारंभ का जो बीज है या उसका मूल हमें ढूंढना होगा तो वह राजनीतिक है। जब राजनीतिक सत्ताओं ने जल जंगल जमीन से उन आदिवासियों को बेदखल करना प्रारंभ किया, तो जैसे कि अभी बात हुई, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो समाज में आदिवासियों पे जो भी घटित हो रहा था उनसे उनके जीवन के मूलभूत अधिकार छीने जा रहे थे। तो यह कैसे संभव है, यह बात साहित्य में न आ पाती। यद्यपि एक और बात जो मुख्यतः से देखी गई है, प्रत्येक विमर्श के संदर्भ में लागू होती है। यह विमर्श कभी भी वंचित तबके द्वारा या जिनके लिए विमर्श किया जा रहा है उनसे प्रारंभ नहीं होता। यह हैरानी की बात है, विमर्श का प्रारंभ हमेशा खाए पिए अघाए वर्ग ने ही किया है। तो आदिवासी संदर्भ में भी यही बात लागू होती है कि आदिवासियों के कष्टों को देखा गया और मुख्य धारा के साहित्यकारों द्वारा इन पर बात की गई। यह अलग बात है कि चर्चा होने के बाद बहुत से आदिवासी हमारे सामने लेखन में हमारे सामने आए। रमणिका गुप्ता इस क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। वीर भारत तलवार ने भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। अब आदिवासियों की बात करें तो इस क्षेत्र में अनुज लुगुन बहुत बेहतरीन कविता के माध्यम से अपने कष्टों को उजागर कर रहे हैं। इसके साथ ही अनुज लुगुन, बिटिया मुर्मू और बहुत ने बराबर इस पर लिखा हुआ है। एक कविता है नगाड़े की तरह बजते हुए शब्द, बहुत अच्छे शब्दों में आदिवासियों के कष्टों का इसमें चित्रांकन किया गया है। दलित विमर्श की भांति आदिवासी विमर्श के सामने बात यह है कि वह अपने आप को अस्तित्व के संकट से नहीं जोड़ते हैं। आदिवासी कविता अपने मूलभूत अधिकारों जल जंगल और ज़मीन के लिए कटिबद्ध दिखाई देती है। वह उनका आग्रह मुख्य धारा से किसी भी प्रकार का रोष नहीं है, ना ही कोई युद्ध लड़ा जा रहा है, ना ही कोई संकट है। उनका संकट सिर्फ अपने जीवन से जुड़ा हुआ है, अपने मूलभूत अधिकारों से जुड़ा हुआ है। वह चाहते हैं कि उन्हें उनके जंगल, उनकी ज़मीन, उनका जल वापस कर दिया जाए और उस पर अनावश्यक रूप से अधिकार ना किया जाए। यही स्वर अनुज लुगुन की कविता में देखा जा सकता है, वंदना टेटे की कविता में देखा जा सकता है, निर्मला पुतुल की कविता में देखा जा सकता है, बिटिया मुर्मू की कविता में भी यही स्वर दिखाई देता है। आदिवासी कविता हमें एक नई दुनिया में ले जाती है जिससे मुख्य धारा के वर्ग वंचित है। मुख्य धारा का वर्ग
जिन संस्कारों की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, एक नई दुनिया की बात करता है। लेकिन जब हम आदिवासी साहित्य पढ़ते हैं या इन कविताओं को सुनते हैं जिनमें भात की बात की गई है, जिनमें उनके द्वारा जड़ी बूटियों से बनाए गए ताम रस की बात की गई है, वह हमें अपने साहित्य में नहीं मिलता। बल्कि यह कविताएं हमें प्रकृति के प्रति और भी अधिक जागरूक करती हैं, मानवता को भी शर्मसार करती हैं, हमें कुरेदती हैं कि हम कैसे समय में आ गए हैं, कैसे हम हत्याओं के दौर में आ गए हैं, जबकि हमारे भीतर की मनुष्यता मरती जा रही है। इसके उपरांत हमने दलित विमर्श की बात हुई, स्त्री विमर्श की बात हुई, आदिवासी विमर्श की बात हमने की। इसके उपरांत अगर हम कुछ विमर्श में बचता है तो हम देखते हैं अभी हाल ही के कुछ वर्षों में एक और विमर्श हमारे सामने आ रहा है साहित्य में, जिस पर खूब चर्चा हो रही है। वह है जिसे बहुत शालीन शब्दों में कहा जा सकता है तीसरी सत्ता का विमर्श। चूँकि यह एक ऐसा विमर्श है जिस पर हम सार्वजनिक रूप से चर्चा करते हुए शर्मसार होते हैं, एक ऐसा शब्द जिसके बारे में मुंह छुपाकर बात की जाती है। घरों में हम अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं जब हम हिजड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। अपने घर में इस विषय पर सामूहिक चर्चा नहीं कर सकते। तो आज तक हिजड़ों पर अभी तक बात नहीं की गई थी। इसे बहुत शालीन शब्दों में साहित्य की बात करें तो तीसरी सत्ता कहा जा सकता है, किन्नर विमर्श भी कहा जा रहा है और इसे थर्ड जेंडर विमर्श भी कहा जा रहा है। यह अभी कुछ एक वर्षों से ही प्रारंभ हुआ विमर्श है। यह भी चूँकि इसका भी एक प्रारंभ राजनीतिक स्तर से ही होता है, जब यह मांग उठी कि हिजड़े भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और उन्हें भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। इस कारण जब यह फैसला आया कि अब से जो भी लिखत पढ़त का कार्य होगा, उस लिखत पढ़त के कार्य में जहाँ पर लिंग की पहचान की जाएगी, वहाँ पे महिला पुरुष के साथ ही एक और विकल्प दिया जाएगा, वह थर्ड जेंडर का होगा। यदि आप तीसरी सत्ता से हैं तो उस पर आप टिक कर सकते हैं और इस पर आपको शर्मसार होने की आवश्यकता नहीं है। तो जब समाज और राजनीति में इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो साहित्य इससे कैसे अछूता रह सकता है। साहित्य में भी तत्काल इस पर कविताएं लिखी गईं, उपन्यास लिखे गए। इसका प्रारंभिक उपन्यासों में प्रदीप सौरभ का नाम आता है। प्रदीप सौरभ का तीसरी ताली उपन्यास बहुत ही शोधपूर्ण दृष्टि से लिखा गया उपन्यास है ये, जिस पर तीसरी सत्ता के जो दुनिया, उनकी अपनी अलग दुनिया है, अपने अलग संस्कार हैं। वह जिन रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जिस धर्म को निभाते हैं, जिस प्रकार संगठन बना के भी गुप्त तरीके से रहते हैं, वह सब कुछ तीसरी ताली में दिखाई देता है। इसी पर एक कहानी लिखी गई है, किरण सिंह ने कहानी लिखी है संझा, जो बहुत ही चर्चित हुई है। बात हो रही है समकालीन कविताओं की, तो उपन्यास और कहानी के साथ ही इन तीसरी सत्ता पर बराबर कविताएं लिखी जा रही हैं और उन कविताओं का एकमात्र उद्देश्य यही है, जिस प्रकार अन्य विमर्शों का उद्देश्य था कि हमें भी मनुष्य समझा जाए। मनुष्यता की जो परिभाषा मुख्य धारा के व्यक्ति के लिए है, सामान्य व्यक्ति के लिए है, वही परिभाषा इन विमर्शों के लिए भी लागू की जाए। तो जैसे कि बात हुई आज इन चारों विमर्श पर, इसके साथ ही अब चूंकि 20वीं शताब्दी विमर्शों की शताब्दी रही है, कहीं पे मुस्लिम विमर्श दिखाई देता है तो कहीं अलग एक संगठन बना हुआ है जो मुस्लिम स्त्री विमर्श की बात कर रहा है। अभी हाल ही में बाल विमर्श की चर्चा शुरू हुई तो एक तरफ वृद्ध विमर्श की बात हो रही है। तो विमर्शों का तात्पर्य है चर्चा करना और ऐसी बातों को चर्चा में लाना जिन पर पहले वार्ता ना हुई हो, चर्चा ना हुई हो। तो इस प्रकार यह पूरी सदी विमर्शों की सदी है और इन सभी विमर्शों का एक ही उद्देश्य है कि इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, इनके अधिकारों को पहचाना जाए और इन्हें वह सभी अधिकार मुहैया कराए जाएं जो किसी भी सामान्य वर्ग के लिए सहज सुलभ हैं। मनुष्यता की परिभाषा किस प्रकार क्या की जा सकती है, कैसे रेखांकित किया जा सकता है। समाज सभी के लिए, जब से मार्क्सवाद के आने से भारतीय संदर्भों में मार्क्सवाद को किस तरह से लिया गया, उसने हमें अस्तित्व जो बोध कराया या हमारे अस्तित्व की जो पहचान हुई। हमारा समाज प्रारंभ से ही कई वर्गों में बटा हुआ है। कभी इस पर जाति के आधार पर यह बटा हुआ दिखाई दिया,
तो हिंदू मुस्लिम की बात की गई, धर्म के आधार पर बटा हुआ दिखाई दिया तो कभी लिंग के आधार पर बटा हुआ दिखाई दिया। यह लगातार चलता चला आ रहा है। मार्क्सवाद आया तो भी तो समाज दो वर्ग में बटा हुआ दिखाई दिया, एक शोषक एक शोषित। तो कब ऐसा समाज आएगा जहां पर यह विभाजन नहीं होगा? एक ही उद्देश्य है कि इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, इनके अधिकारों को पहचाना जाए और इन्हें वही समान अधिकार दिए जाएं जो किसी भी सामान्य वर्ग के, सामान्य पुरुष को, सामान्य महिला को या सामान्य वर्ग के मुख्य धारा के व्यक्ति को प्राप्त है।